Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Hassan Nizamani, teacher of biology. Today we start a third lecture of chapter number 2, structural organization of life. Main objectives of the lecture: cytoplasm, cytoplasmic organelles or cell organelles, endoplasmic reticulum and Golgi complex. In previous lecture we were discussed about cell membrane, nucleus, and now cytoplasm, cytoplasmic organelles. First of all, a review on cytoplasm. It is a jelly-like fluid that fills a cell. It is made up of mostly water and salt. It contains molecules such as enzymes. It is made up of 70 to 90% water and it is colorless usually. सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो साइटोप्लाज्म है ये सेल के का कौन सा पार्ट है। तो हमारे पास हमने पहले पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन और उसके बाद पढ़ा था न्यूक्लियस। तो हमने सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस का एक स्ट्रक्चर थी जिसको हमने कहा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो रीजन है, जो पोर्शन है, उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके आउटर मोस्ट जो है वो सेल मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियर की भी एक मेम्ब्रेन है। तो उस न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो पोर्शन है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म में हमारे पास ये जेली लाइक फ्लूइड होता है। इसमें वाटर होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में 70 to 90% इसमें वाटर होता है और इसमें कुछ और भी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में क्या मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म में हमारे पास एक साइटोसोल होता है और इसके अलावा दूसरा हमारे पास साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होती हैं। अब ये साइटोसोल क्या होता है, साइटोसोल ये होता है कि ये जेल लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ ये जो साइटोसोल होता है ये एक ऐसी साइट है जहाँ पे ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस पाए जाते हैं। इसमें भी जैसे कि ये हमारे पास साइटोसोल, इसमें भी हमारे पास डिफरेंट टाइप के कुछ साल्ट्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, कुछ और भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ और भी मटेरियल पाया जाता है। इसके अलावा हमारे पास साइटोप्लाज्म में जो दूसरी चीज़ होती है उसको कहते हैं हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स या उसको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स और सेल ऑर्गेनेल्स हमारे पास ये डिफरेंट होती हैं। जैसे कि हमारे पास अगर हम 9th में हम पढ़ेंगे तो हमारे पास जो साइटोप्लाज्मिक या सेल ऑर्गेनेल्स की एक लिस्ट है जो आगे हमारे पास यहाँ ये लिस्ट है जो 9th क्लास में होती है। लेकिन अगर हम फर्स्ट ईयर में देखेंगे तो हमारे पास और भी डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स या सेल ऑर्गेनेल्स को स्टडी किया जाता है, जैसे कि लाइसोसोम है या इसके अलावा आपके पास जो है वो ग्लाइसोसोम है, पेरोक्सिसोम है या इस तरह के जो है वो ऑर्गेनेल्स हैं। लेकिन हमारे पास हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास साइटोप्लाज्म में एक टर्मिनोलॉजी टर्म यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या चीज़ होती है, साइक्लोसिस वो होता है कि द एक्टिव स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइक्लोसिस। मतलब सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसकी मूवमेंट होती रहती है। क्यों मूवमेंट होती रहती है, ताकि जो मटेरियल सेल के अंदर आता है वो इजीली जो है वो सेल के ऑर्गेनल्स तक पहुंच जाए या सेल के बाकी पार्ट्स तक जो है वो इजीली मूव हो जाए। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स की हमारे पास लिस्ट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, सेंट्रियोल है, राइबोसोम है, वैक्यूल है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम इनको डिस्कस करेंगे। आज हम 2 साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक छोटी सी डायग्राम है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स की, इसको भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक व्यू है आपको दिखाने के लिए कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स माइक्रोस्कोप की मदद से अगर हम देखेंगे तो हमें इस तरह दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से
ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये भी उसी की डायग्राम है। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कवरी देख लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को किसने डिस्कवर किया था। हमारे पास एक बेल्जियन का बायोलॉजिस्ट है अल्बर्ट क्लोट, इसने जो है वो डिस्कवर किया था। किसको डिस्कवर किया था? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को डिस्कवर किया था। अब हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, लफ्ज़ का मतलब क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या चीज़ है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम लफ्ज़ है एंडो, दूसरा है प्लाज्म, तीसरा है रेटिक्यूलम। एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मिक मीन्स प्लाज्मा, ठीक है, विद इन साइटोप्लाज्म। रेटिक्यूलम मीन्स नेटवर्क। ठीक है, क्या है ये? एक नेटवर्क बना हुआ है। कौन सा नेटवर्क बना हुआ है? ये हमारे पास मेम्ब्रेन फोल्डेड का नेटवर्क बना हुआ है। ये नेटवर्क कहाँ पे बना हुआ है, कैसे बना हुआ है? तो ये हमारे पास नेटवर्क एक्सपेंड हुआ है। कहाँ पे एक्सपेंड हुआ है? ये नेटवर्क एक्सपेंड हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, या न्यूक्लियर इनवलप टू सेल मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन से लेके दूसरी मेम्ब्रेन तक। एक मेम्ब्रेन कौन सी? एक सेल की मेम्ब्रेन, दूसरा किसकी मेम्ब्रेन? न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में जो हमारे पास स्पेस है, उस स्पेस में या उस रीजन में ये फैला हुआ है, ये नेटवर्क जो है वो एक्सटेंड हुआ है। अब हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है इसके दो टाइप हैं, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब ये रफ और स्मूथ को ऐसे भी कहा जाता है कि हमारे पास जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उसको ए ग्रेन्युलेटेड भी कहा जाता है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उसको ग्रेन्युलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी कहा जाता है। ठीक है, अब हमारे पास हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में हमारे पास क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ राइबोसोम्स अटैच्ड हुआ होता है। क्या अटैच्ड हुआ होता है? राइबोसोम्स अटैच्ड हुआ होता है इसकी सरफेस पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ये कहता है कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप व्हिच आल्सो बेयर राइबोसोम्स ऑन इट्स साइटोसोलिक सरफेस। ये कहता है कि इसके पास क्या होता है? इसके पास जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ क्या होता है? राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। अब हमारे पास जब अगर हम राइबोसोम्स की बात करते हैं तो राइबोसोम इसके साथ अटैच होते हैं, तो राइबोसोम भी एक ऑर्गेनेल ही है। राइबोसोम का फंक्शन क्या है? राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। अब हमारे पास ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, अगर हम कहें तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ पे वो सेल्स जो प्रोटीन की सिंथेसिस जहाँ पे ज़्यादातर होती है। मिसाल के तौर पे कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हमारे पास पाए जाते हैं मैमलियन के सिलेवरी ग्लैंड्स, जो हमारा सलाइवा है वहाँ पे पाए जाते हैं ज़्यादातर, और इसके अलावा हमारी पेंक्रियास में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सिलेवरी ग्लैंड्स आपको पता है, जो सलाइवा है हमारा उसको सिलेवरी ग्लैंड्स कहा जाता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि पेंक्रियास में भी पाए जाते हैं। ठीक है, और इसका फंक्शन यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बायोसिंथेटिक पैथवेज। मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से किसी चीज़ की सिंथेसिस होती है। किस चीज़ की होती है? ज़्यादातर प्रोटीन की होती है, लेकिन अगर हायर स्टडी में हम देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट की चीज़ या फॉस्फोलिपिड्स की भी होती है। ठीक है, ये भी हमारे पास एक म्यूकस सिक्रेटिंग सेल में भी ये जो है वो पाया जाता है, जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होते हैं। म्यूकस किस चीज़ को हम कहते हैं? जो आपने बलगम देखा होगा या इस तरह का जो मटेरियल होता है उसको म्यूकस कहते हैं। अब हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम लेक एसोसिएटेड राइबोसोम्स, इसके साथ राइबोसोम अटैच्ड नहीं होते। ठीक है, क्या नहीं होते इसके साथ? इसके साथ राइबोसोम अटैच नहीं होते। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, अगर इसके साथ राइबोसोम अटैच नहीं होते तो इट मीन्स इसका फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना या इस तरह के फंक्शन में नहीं है। तो देखते हैं इसका क्या काम है। तो हमारे पास ये कहता है कि स्मूथ
endoplasmic reticulum extensively developed in a number of cells type including those of skeletal muscles, kidney tubules, also steroid producing endocrine glands। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? जैसे कि हमारा स्केलेटल मसल्स है, जो हमारे मसल्स होते हैं। मसल्स क्या है? मसल्स हमारे या सेल्स या जैसे कि टिश्यूज़, ऐसे बॉडी के सेल्स या टिश्यूज़ हैं जो हेल्प करते हैं किस चीज़ में? हमारी बॉडी को मूवमेंट करवाने में। किडनी, ठीक है, मसल्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी के बारे में। किडनी का भी आपको पता है कि किडनी क्या चीज़ होती है, ब्लड को फिल्टर करती है। और इसके अलावा जो है वो हमारे पास जो हम ये कहता है स्टेरॉइड प्रोड्यूसिंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स में होते हैं। अब ये ग्लैंड्स क्या होता है? ग्लैंड्स जैसे कि आपने पढ़ा कि स्लैवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? जो स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं। अब ग्लैंड्स कोई भी ऐसे जो हमारे बॉडी के ऑर्गन या पार्ट कहते हैं आप उसको, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? जो कोई सीक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे कि स्लेवरी या जैसे स्लाइवा है हमारा, वो प्रोड्यूस होता है तो वो भी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं करते। ये जो है वो हमारे पास जैसे कि स्केलेटल मसल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स या इस तरह के बॉडी के पार्ट में पाए जाते हैं। अगर हम इनके फंक्शंस देखें ज़्यादातर तो ये कहता है सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास कुछ हार्मोन्स के प्रोड्यूस होने में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। ये एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन्स होते हैं जो मेल एंड फीमेल के जो सेक्स पार्ट डेवलप होते हैं उनमें हेल्प करते हैं, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन इन द लिवर ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मिसाल के तौर पे ये कहता है कि डिटॉक्सिफिकेशन जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है हमारी बॉडी में से। और इसके अलावा अगर हम कहें कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी स्किन में पाया जाता है, जो कन्वर्ट करता है, किसको कन्वर्ट करता है? कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करता है इनटू द लिपिड कंपाउंड, ठीक है, जैसे कि कॉल्ड विटामिन डी उसको हम कहते हैं। अब ये होता है कि हमारी स्किन पे जब हम कहते हैं ना कि विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है, तो विटामिन डी सनलाइट से इस तरह मिलता है कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो उस कोलेस्ट्रॉल पे जब सनलाइट लगती है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से फिर हमारी बॉडी या हमारे जो भी सेल्स होते हैं वो उसको कन्वर्ट करते हैं उसमें विटामिन डी में, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो मेन फंक्शंस इसके यही हैं, और भी कुछ डिफरेंट फंक्शंस हैं वो हमारे पास हायर स्टडीज़ में होते हैं। और इसके अलावा हाँ ये भी फंक्शन है कि ये इन लिपिड की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म मतलब कि कोई भी किसी भी चीज़ में केमिकली चेंज आ जाए उसको हम मेटाबॉलिज्म मतलब टू एनी केमिकली चेंज। मेटाबॉलिज्म में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कैटाबॉलिक, दूसरा होता है एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक मतलब किसी भी चीज़ का मॉलिक्यूल का कंपाउंड का टूट जाना, और एनाबॉलिक जुड़ जाना। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो ग्लूकोज बनता है ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, और वो ग्लूकोज ब्रेक होता है, टूटता है, तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। अगर हम इनका थोड़ा डिफरेंस देखेंगे, ये कहता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम नहीं होता, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम होता है। साइट ऑफ सिंथेसिस प्रोटीन डिस्क्राइब फॉर सिक्रिएशन, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और ये लिपिड की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ठीक है। अगर इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो भी आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे पास गोल्जी बॉडी पे, या जिसको गोल्जी अपैरेटस हम कहते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी डिस्कवरी देखें गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी को, तो इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने। कब डिस्कवर किया था? 1898 में। अब इसने किस चीज़ में से इसको डिस्कवर किया था? ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, या मतलब जैसे कि देख रहा था किस चीज़ को, नर्वस सिस्टम को, तो उसमें से उसके सेल में से इसने जो है वो गोल्जी बॉडी को जो है वो डिस्कवर किया था। अब हम चलते हैं सबसे पहले कि गोल्जी बॉडी क्या चीज़ है। तो इसको नाम 2-3 दिए हुए हैं, एक तो कैमिलो की वजह से ही नाम दिया हुआ है, लेकिन 2-3 नाम है इसके।
जैसे कि गोल्जी, आपने कहीं पढ़ा होगा गोल्जी अपर्टस, कहीं पढ़ा होगा गोल्जी बॉडी, कहीं पढ़ा होगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, कहीं ये तीनों नाम भी लिखे होते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ये जो गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या चीज़ है, ये भी सेल में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म के रीजन में पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर किस तरह है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है कि मिसाल के तौर पे हमारे पास ये कहता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल विच आर सेक लाइक। सेक हम किस चीज़ को कहते हैं, सेक हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी इनक्लोज्ड स्पेस जो होता है उसको हम सेक कहते हैं। तो ये इसके किस तरह सेक्स होते हैं, सेक इसके इस तरह होते हैं जैसे कि फ्लैट एंड मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स में जो होते हैं सेक होते हैं इसके। अब हमारे पास ये जो गोल्जी बॉडी है ये कहाँ पाई जाती है, ये गोल्जी बॉडी मोस्टली यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है ज़्यादातर, और एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। और ये जो मैमेलियन के आरबीसीज होते हैं, हमारे जो आरबीसीज हैं इनमें भी एब्सेंट होता है। और जो स्पर्म सेल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स जो हमारे पास छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनको ब्रायोफाइट्स कहा जाता है, जिनमें ये टिश्यूज़ नहीं होते, जैसे वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते, उनको ब्रायोफाइट्स कहा जाता है। तो उनके जो सेल्स होते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं उनमें, मेल के जो सेल्स होते हैं उनमें ये गोल्जी बॉडी नहीं पाई जाती। और हमारे पास जो कुछ प्लांट्स हैं या कुछ और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स को या गोल्जी बॉडी को डिक्टोसोम्स कहा जाता है, ठीक है। अब हमारे पास है इस गोल्जी बॉडी का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये इसका स्ट्रक्चर इस तरह है, ठीक है। ये आपको फ्लैटेंड जो है वो सेक नज़र, फ्लैटेंड मतलब सीधे ये सेक दिखाई दे रहे हैं। अब ये आपको जो है वो इसके जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो होल से बने हुए हैं, ठीक है, इनका नाम आपने देखा होगा, इनको सिस्टर्नी कहते हैं, ठीक है। अब इस सिस्टर्नी में क्या होता है, हमारे पास गोल्जी बॉडी का फंक्शन जब आप पढ़ेंगे तो तब आपको ये स्ट्रक्चर उनका समझ आ जाएगा। ये देखें, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको सिस्टर्नी कहा जाता है। अब हमारे पास इस सिस्टर्नी का या इस गोल्जी बॉडी का पूरा फंक्शन क्या है, तो हमने पढ़ा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ठीक है, उसका नेटवर्क एक्सपेंडेड हुआ है, वो वहाँ पे मटेरियल आता है, ठीक है, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन या मतलब उसकी जो है वो लिपिड की मेटाबॉलिज्म होती है या प्रोटीन सिंथेसिस होती है उनके मदद के थ्रू राइबोसोम में। तो फिर क्या होता है, वहाँ से जो मटेरियल आता है, वहाँ से जो भी मटेरियल मूव करके आता है गोल्जी बॉडी के पास, फिर गोल्जी बॉडी क्या करती है, उस मटेरियल को अपनी जो है वो इनकी जो स्ट्रक्चर है, जो सिस्टर्नी है या जो फ्लैटेंड सेक है, उसमें क्या करती है, उस मटेरियल को एक्सेप्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मतलब उस मटेरियल को पहले जो है वो अपने पास एक्सेप्ट करती है, फिर क्या करती है, उस मटेरियल को अपनी जो इसकी स्ट्रक्चर है, ये आप देख रहे हैं जो है वो बिल्कुल एक होल सा शेप या इस तरह का स्ट्रक्चर इसने जो है वो बना लिया है, ये जो इससे सेपरेट है। तो इसके फॉर्म में इसको पैक कर लेती है, मॉडिफाई कर लेती है, कन्वर्ट कर लेती है, देन क्या करती है, फिर देन ट्रांसपोर्ट करती है सेल के डिफरेंट पार्ट तक। तो गोल्जी बॉडी का हमारे पास क्या फंक्शन है, गोल्जी बॉडी का हमारे पास जो है वो मेन फंक्शन, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि गोल्जी बॉडी क्या करती है, द फंक्शन ऑफ कलेक्शन, जो मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है उसको कलेक्ट करती है, फिर उसकी पैकिंग करती है अपने इन सिस्टर्नी के फॉर्म में या अपने जो भी इसका स्ट्रक्चर है उस फॉर्म में पैक करती है, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ठीक है। ये गोल्जी बॉडी का फंक्शन है। अब हमारे पास ये हमने इसका फंक्शन पढ़ लिया और स्ट्रक्चर में भी थोड़ा देख लें। इट इज मेड अप ऑफ सेवरल स्टैक्स ऑफ पैरेलल फ्लैटेंड सेक और सिस्टर्नी। जो ये आपके पास आपको ये देख रहे होंगे कि ये पैरेलल हैं एक दूसरे के, इनको जो है वो स्टैक्स ऑफ पैरेलल फ्लैटेंड सेक भी कहा जाता है, सिस्टर्नी भी कहा जाता है। और ये मैनी पेरिफेरल जो है वो इसमें ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। इससे मुतालिक आपका जो है वो कोई भी सवाल, यहाँ पे हम आगे और डीप नहीं जा सकते।
ठीक है। फिर हम यहाँ पे जो सिस्टम आए है इस पूरे को एक्सप्लेन भी किया हुआ है, लेकिन हमारी इस लेवल पे हम इतनी चीज़ों को आगे एक्सप्लेन नहीं करते, क्योंकि हमें बुक के हिसाब से चलना पड़ता है। और ट्यूब्यूल्स और वेसिकल इन सब को जो है वो फर्दर डिस्क्राइब किया हुआ है, लेकिन फिर जो है वो हमारी ये जो है वो हायर क्लासेस में हम चले जाएंगे। ठीक है, ये हमारा आज के 2 टॉपिक थे। इंशाल्लाह इसके बाद के लेक्चर में आप लोगों के लिए एक जो है वो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, उनको सॉल्व करके आपको जो है वो सबमिट करवाना है। देन हम जो है वो 4th लेक्चर पे चलेंगे।